आप सभी का मेरी ब्लॉकचेन की क्लास में स्वागत है। आज हम ब्लॉकचेन के इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो ये इंट्रोडक्शन में हमें ये समझना है कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या और इसके क्या यूजेस हैं। तो ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ये 2008 के बाद जब बिटकॉइन बना था, तो सबसे पहले बिटकॉइन ने इसको अडॉप्ट किया था। सो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। सो उस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे ब्लॉकचेन कहेंगे। तो नाम क्यों है ब्लॉकचेन? तो ब्लॉकचेन दो वर्ड्स का यहाँ पे हम कहेंगे ये मिलके बना है। वन इज ब्लॉक एंड अनदर इज चेन। सो ब्लॉक का मीनिंग क्या है? ब्लॉक का मीनिंग है कि एक, हम मान के चलें कि एक बॉक्स है हमारे पास और उस ब्लॉक्स बॉक्स में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। सो डाटा क्या होता है? डाटा एक ट्रांजैक्शन हो सकती है और कोई और डाटा भी हो सकता है। सो आप जैसे बैंक की ट्रांजैक्शंस करते हैं, इतने अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुए, इतने अमाउंट आपके अकाउंट से विड्रॉ हुए, डिपॉजिट विड्रॉ, ये कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं उन ट्रांजैक्शन को कुछ ट्रांजैक्शन को जैसे हो सकता है 10 ट्रांजैक्शन हो सकता है 20 ट्रांजैक्शन हो, उन ट्रांजैक्शन को ग्रुप करके एक ब्लॉक बना दिया जाता है। और एक ब्लॉक का एक फिक्स साइज होता है। जब वो ब्लॉक का साइज खत्म हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होता है। जब उसका साइज फिनिश हो जाता है फिर नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस वजह से वर्क करती है। तो अगर आप थोड़े टेक्निकल हैं, अगर आप आईटी प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है डबली लिंक लिस्ट। तो एक लिंक लिस्ट की तरह वर्क करता है। पहला एक ब्लॉक बना, जब दूसरा ब्लॉक बनेगा उसमें पहले का एड्रेस आ जाएगा कि वो पिछला किस वो पॉइंट कर रहा है। तो उसके बाद उसका डाटा आ जाएगा, डाटा के बाद उसके फर्दर कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आ जाती हैं। सो दिस इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आगे कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है गौरव महाजन। मैं 21 ईयर से आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर और ह्यूमंस को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करना और बहुत कुछ। उसके बाद मुझे हॉबी है कुछ नई नई चीज़ें सीखना, जैसे कि एनर्जी हीलिंग, रेकी वगैरह हो गई, मेडिटेशंस हो गई, हिप्नोसिस हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और बहुत ऐसी चीज़ें जो भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, मैं कोई बेस्ट टीचर ढूंढता हूँ और वो चीज़ सीख लेता हूँ। तो ये मेरी हॉबी है और इसी हॉबी के दौरान मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखी हैं और शेयर मार्केट की भी थोड़ी बहुत खुद अपने पैसे लगा के, पैसे थोड़े से ख़राब करके फिर लगा के काफ़ी कुछ समझा है। सो 41 ईयर एज में हूँ मैं और इसमें 70 ईयर से अर्निंग स्टार्ट करी थी। तो बहुत सारा लाइफ का एक्सपीरियंस है फाइनेंस को लेके। तो यहाँ मुझे लगा कि ब्लॉकचेन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे अभी मेरा जो रिसेंट काम है, मैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोमेशंस में, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, इस तरीके की टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहा हूँ। और मुझे अभी रिसेंटली मैंने देखा कि जो फ्यूचर जो प्रोग्रामिंग है या जो फ्यूचर चीज़ जो आने वाली है, टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो ब्लॉकचेन है। अभी अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी थी कि इंडिया की फर्स्ट मेटावर्स मैरिज हो रही है और मेटावर्स इज़ टोटली डिपेंड ऑन द ब्लॉकचेन। सो हम यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को फर्दर समझेंगे कि फ्यूचर हमारा ये ब्लॉकचेन ही है, आखिर ये है क्या। अब हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, आखिर ब्लॉकचेन है क्या। सबसे पहले हम सब सिंपल सी लैंग्वेज में देखें। ये एक सिंपल एक लेजर है। लेजर क्या होता है? आपने के पास कितना पैसा आया, उस पैसे में से
ये इतना पैसा आपने यहाँ खर्च कर दिया, इतना यहाँ खर्च कर दिया, एक अकाउंटिंग लेजर है। तो एक 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 चीज़ जहाँ आपकी एक एक ट्रांजैक्शन आपने जो रिकॉर्ड करी है वो लेजर में रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो रहा है, आपका एक एक ट्रांजैक्शन। वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो ब्लॉक्स में होगा, पर अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें ये एक सिंपल एक लेजर है, लेजर्स के अलावा ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप ये अपने रिकॉर्ड्स को सेव कर रहे हैं। तो जब ये लेजर बन रहा है, जो अगर मैं मैनुअल लेजर बनाऊँ तो वो पेजेस का बनता है। पहला पेज ख़त्म हो गया, दूसरा पेज शुरू हो गया, तीसरा पेज शुरू हो गया। सो इस तरीके से मेरा लेजर बना। पर मैं टेक्निकली अगर बात करूं तो जो मैं कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में जो डाटा है वो पेज में स्टोर नहीं हो सकता। तो वो जो डाटा है वो एक ब्लॉक में स्टोर होता है। जैसे हमारे लेजर के पेज का एक साइज़ होता है कि इसमें आप 20 लाइन से ज़्यादा 15 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख सकते, उसी तरीके से हमारे डाटा ब्लॉक का एक साइज़ होता है कि आप इतनी ट्रांजैक्शन से ज़्यादा एक ब्लॉक में नहीं रख सकते। उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो मैनुअल लेजर में मुझे अगले पेज में लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगला ब्लॉक लेना पड़ेगा। सिंपल सा इतना ही काम है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जो ब्लॉकचेन का है, हर ब्लॉक मैंने सेव कर दिया, मैं उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट, मेरा ऑलरेडी सेव डाटा कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इट मीन्स मुझे हर रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा होगा और ऐसा रिकॉर्ड होगा कि उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं एक बेनिफिट आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा इंडिया में प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। और पुराने ज़माने में पटवारी का बहुत यहाँ पे होता था। कोई पटवारी को अमीर लोग ज़्यादा पैसे दे के गरीबों की मीन्स की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लेते थे। अब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे ज़मीनों का काम डिजिटल कर रही है। पर उसमें भी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर हम उसको ब्लॉकचेन में नहीं लेके आएंगे तो अगर वो डिजिटल रहेगा तो वो डिजिटल में एक डाटाबेस में सारा का सारा डाटा सेव हो गया। वो डाटाबेस हो सकता है कि अ, अगर आप टेक्निकल हैं तो हो सकता है ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर या नो एसक्यूएल डाटाबेस भी हो सकता है। सो इट कैन बी एनी डाटाबेस। पर प्रॉब्लम वही रहेगी कि जिसके पास उस डाटाबेस का एक्सेस है, किसी भी ज़मीन के रिकॉर्ड को डाटाबेस में ओपन करके उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है जिसके पास वो एक्सेस है। पर अगर उस चीज़ को हम ब्लॉकचेन में लेके आ जाएंगे तो इनिशियली जो भी डाटा सेव होगा वो एक बार जो सेव हो गया वो अनचेंजेबल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फर्दर उस पर्सन ने अगर ज़मीन बेची है किसी को, उसकी एक ट्रांजैक्शन अलग से होगी और वो ट्रांजैक्शन भी होगी वो भी अनचेंजेबल जाके सेव हो जाएगी। इस तरीके से मेरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि मेरा पिछला डाटा कोई टेम्पर नहीं कर सकता किसी भी हालत में। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है ब्लॉकचेन की वो है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को मैं ये कहूँगा कि अभी तक अगर मैं बात करूं कि मेरा सारा का सारा डाटा मैं google.com भी जैसे ओपन करूंगा तो एक गूगल का एक सर्वर होगा, उस सर्वर से वो डाटा मुझे दिखेगा। पर वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर गूगल का वो सर्वर बंद हो जाए किसी भी कारण, जिस भी कंट्री में गूगल का वो सर्वर पड़ा है, अगर उस कंट्री में कुछ आपदा आ जाए और उस सर्वर को बंद करना पड़े तो पूरा गूगल डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से फेसबुक ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज ये अगर वो सेंट्रलाइज अप्रोच यूज़ कर रही हैं, सेंटर पॉइंट उसका जो भी है, अगर सेंटर पॉइंट डाउन हो जाएगा तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। आपने सुना होगा, आप बैंक में जाते हो, कई बार बैंक वाले कहते हैं कि आज नेटवर्क डाउन है, आज काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है। ये कह रही है कि सेंटर कुछ भी नहीं है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर बैंक में जाऊं, हर ब्रांच के पास अगर सारा का सारा डाटा अवेलेबल हो तो अगर सेंटर सर्वर भी डाउन है कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट डाटा अगर हर बैंक की ब्रांच में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो हर ब्रांच अपने अलग से काम कर रही है, और जितना काम जिस बैंक की ब्रांच में हो रहा है वो सारा का सारा डाटा सिंक्रोनाइज हो जाए अगर हर ब्रांच के साथ उसी समय ही। अगर इस तरह की एक टेक्नोलॉजी आ जाए कि मैं यहाँ पे दिल्ली में ए ब्रांच, दिल्ली में बी ब्रांच, दिल्ली में सी ब्रांच, बैंक के 3 ब्रांचेज हैं, अगर कहीं ए ब्रांच का नेटवर्क डाउन हो गया तो बी में कंप्लीट डाटा पड़ा, ए का भी पड़ा, सी का भी पड़ा, उसी तरह से ऑल इंडिया के सभी ब्रांचेस का डाटा हर बैंक की ब्रांच में हो और वो लेटेस्ट डाटा हो। अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है, और इससे क्या होगा कि अगर एक सेंट्रल सर्वर भी डाउन हो जाए कोई टेंशन की बात नहीं है, हर एक ब्रांच के पास अपना अलग से डाटा पड़ा हुआ है और वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। पर जो वर्क हो रहा है उसकी कॉपीज साथ ही साथ हर एक बैंक में जाके अपडेट होती जा रही हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम है, दिस इज ब्लॉकचेन सिस्टम। तो ब्लॉकचेन के यही सबसे बड़ी बात है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। हर एक पर्सन के पास जो इसमें वर्क कर रहा है, तो हर एक पर्सन के पास सेम अमाउंट ऑफ डाटा होगा और वो लेटेस्ट डाटा ही होगा। सो आप एक फाइल को ओपन करेंगे, एक फाइल को 10 बंदे एक ही टाइम पे अगर चेंज कर रहे हैं तो भी वो सबको लेटेस्ट डाटा ही दिखता जाएगा, हर एक की चेंज वैल्यू आपकी फाइल में दिखती जाएगी। सो दिस इज़ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत एडवांस लेवल की ये टेक्नोलॉजी है। और मुझे इसका डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम अगर डिसेंट्रल हर एक के पास अपना डाटा पड़ा है तो ये हम ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसकी वर्किंग को समझेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो जो ऊपर वाली डायग्राम जो बनी हुई है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम में एक यूज़र का लैपटॉप है, उस लैपटॉप पे मैंने लिखा www.google.com। इससे क्या हुआ, मेरी एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई और वो गूगल के सर्वर पे चले गई। जो ये सेंटर का बॉक्स देख पा रहे हो, तो ये पहले जो चार्ट में जो सेंटर का बॉक्स है ये गूगल का सेंट्रल सर्वर है, और उस सेंट्रल सर्वर पे गूगल की मैंने 4 सर्विसेज शो गई। बहुत सारी सर्विसेज हैं, 4 सर्विसेज, गूगल की सर्च, गूगल के मैप्स, गूगल के बिजनेस वाली सर्विस एक अलग से चलती है, और गूगल की एड्स अलग से चलती है। सो गूगल की अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे एक सर्वर पे, सेंट्रल सर्वर पे चल रही हैं। अगर गूगल का ये सेंट्रल सर्वर जो बीच में जो स्क्वायर बॉक्स पड़ा हुआ ये क्यूब है, तो जो क्यूब बॉक्स पड़ा हुआ है अगर वो बंद हो जाए किसी भी कारण, तो उसकी सारी सर्विसेज उतनी देर के लिए डाउन हो जाएंगी जितनी देर में वो सेंट्रल पॉइंट अप नहीं होगा। तो जो इसके आगे ही जो नेक्स्ट डायग्राम में ये कहा गया है कि सबसे पहली चीज़ गूगल को ये वैलिडेट करना पड़ेगा कि उसका सर्वर अप है। उसकी अगर सर्वर अप है तो उसकी जो 4 सर्विसेज है उस पर मैंने टिक लगा दिया है कि चारों सर्विसेज यहाँ पे अप हैं। पर अगर मैं डिसेंट्रलाइज अप्रोच, अब नीचे वाले अप्रोच को समझो, यही हमारा ब्लॉकचेन है। इसमें मैंने मल्टीपल यूजर्स हैं यहाँ पे। अब देखो सर्कल में मैंने बनाए हैं, ये मल्टीपल यूजर्स हैं और ये ग्लोबली पूरे ग्लोब में ये कहीं भी बैठे हो सकते हैं। उनमें से एक यूज़र एलिस है और एक यूज़र बॉब है। ये 2 यूज़र एक ही फाइल में अपना एडिट कर रहे हैं, और एलिस को बॉब के चेंजेस भी दिख रहे हैं, बॉब को एलिस के चेंजेस भी दिख रहे हैं। उसी तरीके से इस नेटवर्क में जितने भी लोग इस फाइल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इस फाइल से रिलेटेड है, उन सबको अपडेटेड जो एलिस और बॉब दोनों के अपडेट सबको दिख रहे हैं। बाय द वे, एलिस का सिस्टम एकदम ख़राब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या जो बॉब है उसके एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है और फटाफट उस सिस्टम डाउन करके या उस एरिया के नेटवर्क के सारा का सारा ख़त्म हो जाता है उसकी वजह से। तो भी जो बाकी के यूजर्स हैं उनमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेटेस्ट डाटा, अपडेटेड डाटा सबके पास अवेलेबल है। तो सारा का सारा डाटा, सारा का सारा अपडेटेड डाटा हर एक यूज़र के पास अवेलेबल होने की वजह से ये एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है। कोई सेंट्रल कुछ है नहीं है, सबके पास सब कुछ है, तो और सबके पास सब कुछ लेटेस्ट है। तो इस वजह से
ये जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और मिलियंस ऑफ डाटा माइनर्स हैं जो हर समय लगे हुए हैं, उनके पास ट्रांजैक्शन आ रही है। उस ट्रांजैक्शन को जब वो माइन कर देंगे, माइन करने का मीनिंग वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक में ऐड हो जाएगी और वो अगर ब्लॉक में ऐड हो जाएगी वो ब्लॉक चेन में ऐड हो जाएगा। जब वो ब्लॉक चेन में ऐड हो जाएगा वो सबको दिखेगा, सबको एक्सेसिबल होगा। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो होप आपको अब तक यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि ये कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अब मैं बताना चाहता हूँ ब्लॉकचेन आखिर फ्यूचर क्यों है, क्या है इसमें। सबसे पहली चीज़ ये एक ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का क्या मीनिंग है? ट्रांसपेरेंट का मीनिंग है हर चीज़ हर कोई देख सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो हर कोई देख सकता है कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, कौन सी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी सेव हो चुकी है, कौन सी ट्रांजैक्शन अभी ब्लॉक में ऐड नहीं हुई, यहाँ तक भी हम इसमें देख सकते हैं। तो इसके लिए बिटकॉइन की अपनी अलग वेबसाइट है, इथेरियम की अपनी अलग वेबसाइट है। आप गूगल पे सर्च करके इनकी साइट देख सकते हो जिसमें आप हर एक ट्रांजैक्शन को आप देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, फ्रॉड का कोई चांस रहेगा ही नहीं। अब इस समय प्रॉब्लम ये है कि पैसा कैश में पड़ा है, आपको कुछ भी काम करवाने के लिए अगर कोई बीच में इन्फ्लुएंसर बैठा है और जिसके ऊपर वो काम डिपेंड कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा। और वो जो दिया हुआ पैसा है वो आपके बिजनेस में कहीं दिखता नहीं है, वो एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि मैंने काफ़ी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं अपने लाइफ में, मैंने सीए के साथ भी काम किया है, इनकम टैक्स एडवोकेट्स के भी साथ काम किया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे पास कैश मनी पड़ी है और कैश मनी में क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर कोई भी बीच में आ जाता है और कई बार इन्फ्लुएंसर को कैश मनी पे करनी पड़ती है और अगर मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को कैश मनी पे करी है वो मैं उसको दिखा नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए बहुत सारी एडजस्टमेंट वहाँ पे बाद में करनी पड़ती है। पर अगर मेरी एक एक ट्रांजैक्शन डिजिटली पड़ी हुई है, मेरे पास कैश है ही नहीं है, सब कुछ डिजिटल पड़ा हुआ है, तो किसको कितना पैसा दिया उसके अकाउंट में गया, किसको कहाँ पैसा गया उसके अकाउंट में गया, सब कुछ दिखेगा। तो फ्रॉड का कोई चांस यहाँ पे रहेगा ही नहीं। अगर डिजिटल बैंकिंग पे भी आ जाए तो ये चीज़ें यहाँ पे सोल्व हो जाएंगी। अब डिजिटल बैंकिंग से ऊपर बात करें, क्योंकि हर एक का अकाउंट कोई दूसरा नहीं देख सकता। बैंक अकाउंट का एक्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है पर एक आम पब्लिक को नहीं है। मैं किसी नेता को वोट देने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि भैया उसके क्या ट्रांजैक्शंस हैं, पर अगर ब्लॉकचेन में आ गया वो सिस्टम तो मैं उस नेता की एक एक ट्रांजैक्शन क्योंकि पब्लिकली हो जाएगी तो मैं सारी के सारी ट्रांजैक्शंस वहाँ पे देख सकता हूँ। दिस इज़ अ लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं एक फ्यूचर को सोच रहा हूँ, एक ह्यूमैनिटी का एक ऐसा फ्यूचर हो कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया हो, तो सब कुछ बढ़िया हो, सतयुग आ जाए, तो तभी पॉसिबल है कि मैं हर एक पर्सन जो इन्फ्लुएंसर है वो ट्रांसपेरेंट हो। मेरे अकाउंट में क्या चल रहा कोई भी देख सकता है, उसके अकाउंट में क्या चल रहा कोई भी देख सकता है। कंप्लीटली अगर ट्रांसपेरेंसी आनी शुरू हो जाए तो हमारी ह्यूमन सोसाइटी देखो किस ओर चली जाएगी। सो इट इज़ अ फ्यूचर और इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम। सेकंड, इसको मैं अनचेंजेबल कॉन्सेप्ट को मैं आपको आगे ही समझा चुका हूँ। एक बार रिकॉर्ड एंटर हो गया किसी भी रीज़न से, ऑलरेडी एंटर रिकॉर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो जाए। थर्ड इज सिक्योर। ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सबसे सिक्योर जो चीज़ें होती हैं वो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स होते हैं। उसमें भी SHA-256 बिट का जो एल्गोरिदम है इस टाइम का वो सबसे एडवांस एल्गोरिदम है। अगर उस एल्गोरिदम की इंक्रिप्शन तोड़नी हो और आज के लेटेस्ट कंप्यूटर पे भी मैं एल्गोरिदम चला दूं तो कई 100 साल लग जाएंगे उसको हैक करने में। सो इतना एडवांस लेवल ऑफ यहाँ पे सिक्योरिटी दी गई है।
तो ब्लॉकचेन की हर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली सिक्योर होती है। क्रिप्टो साइंस के लेटेस्ट मेथड यहाँ पे यूज होते हैं। नेक्स्ट इज फास्टर करेंसी एक्सचेंज ग्लोबली। आज आपका कोई फ्रेंड है यूएसए में, और अगर उसने इंडिया में पैसे भेजने हैं तो वो क्या करेगा, कोई वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम को ढूंढेगा और उनके थ्रू पैसे भेज देगा। वह एक वॉचर देंगे, एक कोई नंबर देंगे, उसकी फ़ोटो आपको भेज दे देगा व्हाट्सएप पे। फिर आप यहाँ पे जाओगे, वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में ढूंढोगे कहाँ पे है, जाओगे, उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं और ये काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है। ब्लॉकचेन कहती है कि आप क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जो करेंसी चलती है वो क्रिप्टो करेंसी चलती है, वो कहती है कि ये आपका यूएसए में फ्रेंड बैठा है, उसको बोलो भी ये बिनांस को यूज़ कर लो, कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लो, तो जिससे कि वो उनके जो डॉलर भेजने हैं वो यूएसडीटी में, बिटकॉइन में, इथीरियम में, किसी भी डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, और वो डिजिटल करेंसी आपके पास एक वैलेट पड़ा हुआ है, क्योंकि हर डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन के साथ वैलेट होना जरूरी है। तो आपका एक वैलेट का आप उसको एक एड्रेस दे दोगे, तो आप वैलेट का एड्रेस उसको दे दोगे, वो अपने जो भी डिजिटल करेंसी होगी वो पहले क्या करेगा, वो अपने डॉलर्स से आपकी करेंसी खरीद लेगा, वो चाहे बिनास या कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, इंडिया में विजिरेक्स चलता है जैसे, तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिससे कि वो इस तरीके से वो डिजिटल करेंसी परचेज कर सकता है। तो अपनी करेंसी से डिजिटल करेंसी परचेज करके आपके वैलेट वाले एड्रेस में डाल देगा, और आपके पास वो इमीडिएटली वो पैसा आ जाएगा, और वो इमीडिएटली आ जाएगा। आप उस यूएसडीटी को सेल आउट कर सकते हो जो भी रिसेंट प्राइस में है, या तो आप वेट कर सकते हो थोड़ा प्राइस बढ़ जाए, और यहाँ पे ये भी बेनिफिट है कि आप वेट कर सकते हो कि थोड़ा सा जब प्राइस बढ़े तब अब ले लो। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉरेन एक्सचेंज को बहुत सिंपलर, बहुत फास्टर कर देती है। अब सबसे बड़ा जो एक और बेनिफिट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर है क्या, ये इथेरियम ये कॉन्सेप्ट लेके आया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप इस तरीके से समझिए कि अब सपोज करो आप कोई चीज़ को, किसी चीज़ को बेच रहे हो, ठीक है, आपने अपने कस्टमर को चीज़ बेची, कस्टमर ने कहा कि अगर मेरे पास चीज़ सही सलामत पहुंचेगी, जो चीज़ कही वही पहुंचेगी, तो ही मैं पेमेंट करूंगा। और बिजनेस में यह बहुत ज़्यादा होता है, और ये डील्स आप सोच सकते हो करोड़ों अरबों में भी जा सकते हैं ऐसी डील्स। अब हुआ ये कि अगर मैंने माल बेच दिया और मेरा तो खर्चा आया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, पर जो रिसीवर था जिसको मैंने सामान बेचा था उसने सामान ले लिया पर पैसे देने से इनकार कर दिया, मेरा ट्रक ही सीज कर लिया उसने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा, बहुत ऐसी प्रोसेस हो जाती है। तो ऐसे फ्रॉड होने के चांसेस हैं कि दो पार्टी में आपस में ट्रस्ट नहीं है, फिर भी वो बिजनेस कर रही हैं, फिर भी वो एक्सचेंज कर रही हैं सामान का। पर ये चीज़ अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, मैं ब्लॉकचेन के थ्रू करूँगा, तो मैं इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक डिजिटल मेमोरेंडम है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई टाइप करते हो किसी कंपनी के साथ, आप एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हो, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका। उसी तरीके से एक ये भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसमें ये लिखा जाता है कि इतना माल, अगर इतना माल इतने बजे तक इस कंडीशन में पहुंच गया और अगले पर्सन ने रिसीव कर लिया, तो इतनी पेमेंट आपको मिल जाएगी। और ये सारा का सारा जो ब्लॉकचेन में ये सारा का सारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और इसके साथ क्या किया इथेरियम ने कि जितनी पेमेंट डलनी है उतनी पेमेंट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में आ गई। जब वहाँ माल रिसीव हुआ तो उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जब उन्होंने रिसीव कर लिया, ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी। तो ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं कि जो फ्रॉड हो सकते हैं, जो इसमें मैं ट्रस्ट नहीं करता था, उस पार्टी के साथ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, जब माल उसके पास पहुंचा उसने रिसीव पे टिक कर दिया,
जब रिसीव पे टिक किया तो साथ ही ऑटोमेटिकली उसी समय जितनी पेमेंट कही, जितनी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी, उतनी इथेरियम ट्रांसफ़र हो गए। सो इट इज़ अ वेरी वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा कि जो फ्रॉड के चांसेस होते हैं सप्लाई चेन में, वो पूरे के पूरे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो होप कि इन फ्यूचर में अगर इथेरियम का भी 2.0 वर्जन आने वाला है और वो जल्दी से जल्दी आएगा, तो हमारा फ्यूचर आई थिंक बहुत बढ़िया होने वाला है यूजिंग द ब्लॉकचेन। तो मुझे आई होप कि आप सबको भी ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही लग रहा है। अभी हम थोड़ा सा और समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चेन ऑफ डाटा ब्लॉक्स। आखिर डाटा ब्लॉक्स की चेन कैसे बनती है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में बनाए हुए हैं, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, इस तरीके से मल्टीपल चेन ऑफ डाटा ब्लॉक्स, हायरार्किकल ब्लॉक्स भी यहाँ पे बन जाते हैं। तो पहला ब्लॉक आया, सो ए डाटा ब्लॉक कंटेन्स मल्टीपल ट्रांजैक्शन। एक डाटा ब्लॉक में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। उसका अबाउट ये बिटकॉइन में आई थिंक पहले 1 MB का होता था, अब उन्होंने थोड़ा इंक्रीज करके 8 MB वन ब्लॉक का साइज कर दिया है। सो इस तरीके से 8 MB जितनी ट्रांजैक्शन इनमें स्टोर हो गई। जब वो स्टोर ख़त्म हुआ, फिर अगला ब्लॉक आया, फिर अगला आया, इस तरीके से ये डाटा ब्लॉक बनता जाता है। सो हर डाटा ब्लॉक इथेरियम का अपना अलग साइज़ है, बिटकॉइन का अपना अलग साइज़ है। ये आप गूगल कर सकते हो इनका क्या साइज़ है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही समझा रहा हूँ कि एक डाटा ब्लॉक में होता क्या है। सो इसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं और हर ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन में उस ट्रांजैक्शन का डाटा होता है। डाटा में कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शन है, फ्रॉम क्या है, टू क्या है, और टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मीनिंग है कि करंट टाइम अप टू मिली सेकेंड्स, करंट डेट टाइम अप टू मिली सेकेंड्स तक ये स्टोर होता है। उसके बाद एक पब्लिक की साथ में स्टोर होती है और डिजिटल सिग्नेचर स्टोर होता है। पब्लिक की और डिजिटल सिग्नेचर से ही पता चलता है कि जो ये ट्रांजैक्शन है ये वैलिड सिस्टम से आई है, वैलिड यूज़र नेम से आई है। और अगर ये वैलिड यूज़र नेम से आई है तो भी सेव होगी। उनके पास डाटा माइनर्स जो इनको वेरीफाई करते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं इसको वेरीफाई करने के। पब्लिक की और सिग्नेचर मैच कर रहे हैं, पब्लिक की, सिग्नेचर, फ्रॉम, टू और अमाउंट, अगर ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तभी जाके डाटा सेव होता है। अगर किसी एक भी चीज़ यहाँ पे मैच नहीं करती, उनके पास एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें एल्गोरिदम डाला होता है। अगर एक भी चीज़ जरा सी भी टेम्पर हुई होगी वो एरर दे देगा और ये रिकॉर्ड आपका सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन इस लेवल की है कि जरा सी भी छेड़खानी डाटा के साथ हुई वो डाटा सेव ही नहीं होता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी सिक्योर, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे डाटा की चेन बनती रहती है। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की एक डिसएडवांटेज की। बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है जी, एनर्जी कंजप्शन। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि इसके एल्गोरिदम बहुत हैवी होते हैं। जब ये डाटा माइनिंग होती है, डाटा माइनिंग का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक माइनर का सिस्टम बहुत हैवी सिस्टम होता है और वो सिस्टम बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। क्योंकि जब डाटा माइनिंग होती है, जब इसके ये एल्गोरिदम्स रन होते हैं, तो ये एल्गोरिदम इतने वास्ट एल्गोरिदम होते हैं कि वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी खींच लेते हैं। तो ये चार्ट देखिए सामने, मैंने चार्ट ये इंटरनेट से ढूंढा है। इसमें क्या लिखा है कि मिली जूल्स, क्योंकि एनर्जी को हम मिली जूल्स, जूल उसका मीन्स की यूनिट है एनर्जी का। तो मिली, 1 मिलियन जूल्स की एनर्जी खपत हो रही है $1 को अगर जनरेट करना हो। तो नीचे सबसे देखो कॉपर, सबसे कम एनर्जी कॉपर में लगती है, फिर गोल्ड में लगती है, फिर प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स में लगती है, फिर रियर अर्थ मेटल्स में, और इथेरियम की एनर्जी यहाँ पे देखो बराबर बराबरी है। तो इथेरियम की ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी नहीं लगती, 9 जूल तक है। अब धीरे धीरे जैसे ही क्रिप्टो करेंसी के और ज़्यादा यूनिट्स आ रहे हैं, मोनेरो उससे ज़्यादा है, लाइट कॉइन उससे ज़्यादा, और बिटकॉइन 19 mJ सबसे ज़्यादा जो डाटा माइनिंग में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो बिटकॉइन में हो रही है।
और बिटकॉइन के माइनर्स जितनी एनर्जी ले रहे हैं वो पूरे यूएसए जितनी एनर्जी यूज़ करता है, इतना बड़ा कंट्री यूएसए जो जितनी पावर यूज़ करता है उतनी सिर्फ माइनर्स में एनर्जी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, पर इस ड्रॉबैक का अब सोल्यूशन भी आ चुका है, तो वो मैं नेक्स्ट अभी आपको बताने लगा हूँ। अभी अभी मैंने आपको कहा था कि पावर कंजप्शन बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इथेरियम अपना एक न्यू वर्जन लेके आ रहा है, इट इज़ इथेरियम 2.0। हम इसकी ज़रूरत क्यों है? सबसे पहली चीज़ सिंप्लिसिटी। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी ग्रो हो रही है, उसके यूजर्स ग्रो हो रहे हैं, उसके ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही हैं, जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो हमें नए वर्जन की ज़रूरत होती है, हमें कुछ नई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इथेरियम 2.0 ने बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कम से कम जगह में स्टोर किया जा सके। तो उसने सिंप्लिसिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो इससे क्या हुआ कि जो भी लॉसेस होते थे एफिशिएंसी के, वो सारे के सारे मिनिमम कर दिए उसने, और जो नेटवर्क में जितना मीन्स की डिले होता था वो डिले भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम कर दिया। दूसरा फेलियर रेजिस्टेंस। तो ब्लॉकचेन का मेन प्राइम ही है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक फेलियर हो पूरा नेटवर्क कभी डाउन हो नहीं सकता। तो उसको भी इन्होंने क्या किया, इथेरियम 2.0 का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि पहले क्या था। इथेरियम जैसे पहले था जब बिटकॉइन और इथेरियम एक ही जैसे वर्क करते थे, ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक जैसा ही होता था, तो एक ही ग्रुप में ये वर्क करता था। जब इतना सारा नेटवर्क में इतना सारा डाटा आ जाता था तो फेलियर होने के चांसेस, ट्रांजैक्शन फेलियर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन फेलियर के चांसेस थोड़े बढ़ जाते थे। पर जब इथेरियम 2.0 आया तो वो एक कंसेप्ट ये लेके आया कि एक बहुत सारा बड़ा नेटवर्क नहीं होगा, उस नेटवर्क को डिवाइड किया गया छोटे छोटे नेटवर्क्स में। जब उस बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे से नेटवर्क में डिवाइड कर दिया गया, उस छोटे नेटवर्क में ही माइनस उस छोटे नेटवर्क के अलग होंगे। तो उससे क्या हुआ कि फेल के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत बड़ा था। अगर उसी नेटवर्क को मैं 1000 गुना छोटा कर देता हूँ, 1000 गुना छोटा, एक छोटा सा ही ग्रुप बना दिया नेटवर्क का, उसी के डेडिकेटेड माइनर्स कर दिए मैंने, तो इससे क्या होगा कि मेरी यहाँ पे क्या होगा, फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद कॉम्पैटिबिलिटी विद क्वांटम हार्डवेयर। अगर आप कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है सुपर कंप्यूटर के बाद, वो आ रही है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग ह्यूमन ब्रेन कंपैटिबिलिटी, जितनी फास्ट एक ह्यूमन ब्रेन डिसीजन ले सकता है, ह्यूमन ब्रेन को उन्होंने कहा है ह्यूमन ब्रेन इज ए क्वांटम कंप्यूटर। तो ह्यूमन ब्रेन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करके क्वांटम कंप्यूटिंग यहाँ पे लेके आए हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए लेटेस्ट हार्डवेयर बने हैं। तो लेटेस्ट हार्डवेयर के कंपैटिबिलिटी के लिए ये उन्होंने इथेरियम 2.0 का डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे ये देखो कि नेटवर्क भी छोटे छोटे हो गए, उसके बाद कंप्यूटिंग भी क्वांटम लेवल की अगर होनी शुरू हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सो इसको भी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। सो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है कि अब क्या होगा कि वैलिडेटर्स बढ़ जाएंगे हमारे पास। वैलिडेटर्स मीन माइनर्स। सो इथेरियम 1.0 और बिटकॉइन माइनर टर्म यूज़ कर रहा है, और 2.0 में माइनर जो है माइनिंग की टर्म ख़त्म करके वैलिडेशन टर्म यूज़ हुई है। वो डाटा माइनर्स नहीं, उनको हम डाटा वैलिडेटर्स कहेंगे। तो क्या होगा कि छोटे छोटे ग्रुप हो गए, और छोटे छोटे डाटा ग्रुप में डाटा वैलिडेटर बढ़ गए, और डाटा वैलिडेटर बढ़ने से क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन और ज़्यादा बढ़िया हो गई। और सबसे मेन चीज़ लो एनर्जी प्राइस। इथेरियम की हर ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ी गैस फीस लगती है। गैस फीस का आप मान लीजिए इस तरीके से कि इथेरियम को चलाने, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल लगता है, पेट्रोल लगता है, तो अगर एलपीजी है तो गैस लगेगी। उसी तरीके से इथेरियम की ट्रांजैक्शंस के लिए इथेरियम गैस फीस लेता है, और वो गैस फीस
$40 तक इतनी बड़ी हो जाती है। तो इससे क्या, अगर उसने क्या किया, अब अपने नेटवर्क छोटे कर दिए। नेटवर्क छोटे करने से पहली चीज़ उसके एनर्जी कंजप्शन बहुत कम हो गया। जब वो एनर्जी कंजप्शन उसका कम हो गया तो उससे क्या हुआ कि अब जो है उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आ गया। जब ओवरऑल कॉस्ट पे डिफरेंस आ गया तो अब ये कहा जा रहा है कि जो गैस फीस इथेरियम बहुत ज़्यादा लेता था, अब उसकी गैस फीस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने वाली है। सो अभी 2.0 अंडर प्रोसेस है, अभी ये आया नहीं है। जब ये आएगा तभी एक्चुअली पता चलेगा। फिर भी ये कह रहे हैं कि जो एंट्री प्राइस $40 गैस फीस लेता था इथेरियम, वो रिड्यूस होके अबाउट $5 to $10 ही रह जाएगी। तो अगर ये इतने गुना 5 टाइम्स या 10 टाइम्स अगर इसकी प्राइस रिड्यूस हो जाती है तो ये आने वाले फ्यूचर में बहुत बढ़िया होगा। और एंट्री प्राइस के साथ साथ एक और मेन चीज़ यहाँ पे ये जो लेके आ रहा है कि जो एनर्जी की प्रॉब्लम है वो इससे एनर्जी की डेफिशिएंसी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये जो इथेरियम 1.0 है उस वो एक अलग कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो डाटा माइनर्स के पास जो बहुत बड़ा उनको चाहिए था, लैपटॉप चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने देखना था। बहुत सारी एंट्रीज हर एक डाटा माइनर के पास आती थी और उनमें से ही एक एक एंट्री एक डाटा माइनर उठा लेता था और दूसरी जो उनके नेटवर्क में पड़ी हैं, जो कंप्यूटिंग हो रही है इतने बड़े नेटवर्क की, वो वेस्टेज ही थी, वो किसी काम की थी नहीं। अब जब ये नेटवर्क बहुत छोटे कर दिए इन्होंने, 1000 गुना अगर एक नेटवर्क छोटा जहाँ 100 गुना भी छोटा जाता तो उतने गुना जो एनर्जी कंजप्शन कम हो जाता है। तो इसलिए जो इथेरियम 1.0 के डाटा माइनर्स थे उनको वेरी हैवी जो कंप्यूटर वो चाहिए था। पर 2.0 वाले ये कह रहे हैं कि अब मोबाइल के ऊपर सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल से भी अब डाटा वैलिडेशन कर सकते हो, क्योंकि माइनिंग तो होगी नहीं, माइनिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया 2.0 में। अब डाटा को वैलिडेट करोगे कि डाटा सही जगह से आया है, डाटा सही है। अगर सब कुछ सही है, इंक्रिप्शन लगा के आप उसको डाटा ब्लॉक में सेव कर दोगे। बस इतना ही काम होगा। जो माइनिंग का जो बहुत ज़्यादा रिसोर्स ओरिएंटेड वर्क था वो ख़त्म हो गया। सो 2.0 बहुत एडवांस पे आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इथेरियम जो मैंने आपको बताया ये बिटकॉइन में अभी नहीं आया है। बिटकॉइन पहले इथेरियम को देखेगा। अगर इथेरियम का ये सक्सेसफुल होगा तो बिटकॉइन भी होपफुली ऐसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। अब ब्लॉकचेन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है, दैट इज ICO। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपने IPO वर्ड सुना होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ICO होता है। इसका मीनिंग है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जब एक कंपनी नई तो नहीं पर एक एग्जिस्टिंग कंपनी को पैसा चाहिए होता है, अब वो पहली बार शेयर मार्केट में उतरती है तो वो एक IPO लॉन्च करती है। उस IPO में एक सेट ऑफ शेयर्स होते हैं। उन सेट ऑफ शेयर्स को इनिशियल अमाउंट पे खरीदना होता है और बहुत सारे लोग उसमें खरीदते हैं, पर जितने कंपनी को चाहिए उतने ही अलॉट होते हैं, बाकी सबके पैसे रिफंड हो जाते हैं वहाँ पे। सो IPO पर जब किसी कंपनी को IPO लॉन्च करना होता है, बहुत सारे उसको प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। पहले उसको दिखाना पड़ता है कि वो 5 साल वो कितने प्रॉफिट में रही है, ताकि जो रेगुलेटरीज हैं वो देख सकें कि इन्वेस्टर का पैसा कहीं डूबेगा तो नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारी रेगुलेटरीज वहाँ पे आती हैं। अब क्रिप्टो करेंसी में अगर किसी कंपनी को पैसा इकट्ठा करना है तो वो IPO की जगह ICO यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ICO के थ्रू वो अपने कॉइन्स ऑफर कर सकती है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, वो जो IPO था वहाँ पे उनके पास जो बैंक वाली करेंसी वो आती है और ICO में इनके पास क्रिप्टो करेंसी आती है। इससे क्या है, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी कोई फर्म है और आपको पैसा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कोई रेगुलेटरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी कंपनी के कुछ वीडियोस लगाओ और लोगों को इन्फ्लुएंस करना आपको आना चाहिए और आप अपना ICO निकाल सकते हो। तो लोग क्या करेंगे, लोग आपको
क्रिप्टो करेंसी आपको ऑफर करेंगे और आप उस क्रिप्टो करेंसी के बदले में जो आईसीओ कंपनीज होती हैं, यहाँ पे शेयर नाम की चीज़ नहीं होती, यहाँ शेयर नहीं देती, वो उनको एक वो हम कहते हैं कि वाउचर टाइप की या कूपन्स वो प्रोवाइड करती है। उन कूपन्स को वो यूज़ कर सकते हैं फर्दर आपकी कंपनी से का सामान खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल एक अमेज़न की मैं बात लेता हूँ। अमेज़न अगर वो आईसीयू निकालते और आप अमेज़न का आईसीयू खरीद लेते तो अमेज़न आपको क्या करेगी कि आप मेरे इतने कूपन, इतने रुपए के कूपन वो क्रिप्टो करेंसी में देगी। तो क्रिप्टो करेंसी में आप इतने रुपए के कूपन आप मेरे खरीद लीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप मेरा सामान यहाँ से खरीद सकते हो। तो इससे क्या होगा कि उसके पास एक तो पैसा आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में, और जो यूज़र है जितने का भी उसने इनिशियली दिया होगा उतने के उसके पास कूपन आ जाएंगे। तो दोनों का यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। और जैसे कि आईपीओ में क्या होता है कि आईपीओ में कंपनी की शेयर्स होते हैं, हर एक जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। पर आईसीयू के केस में यहाँ पे कोई शेयर तो है नहीं, कंपनी के मालिक को कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई शेयर है नहीं है, तो इसलिए कोई भी कंपनी के ऊपर अपना मीन्स यहाँ पे एसेट को क्लेम नहीं कर सकता। पर उसके पास कूपन पड़े हैं, कूपन जितने उसने क्रिप्टो करेंसी लगाई है उतने के उसको कूपन मिलेंगे, वो भी टेंशन फ्री है, वो उस कंपनी का सामान यहाँ पे खरीद सकता है। तो यहाँ पे दोनों की तरफ विन विन कंडीशन है। आईपीओ के कंडीशन में कंपनी के शेयर्स मिल गए, पर अगर किसी कारण लॉकडाउन जैसे लगा था, बहुत सारी कंपनियों के शेयर गिर गए, कंपनियों के शेयर गिरने से इन्वेस्टर का सारा पैसा मीन्स कि बहुत सारा पैसा हम कह सकते हैं डूब गया। पर इस केस में तो कूपन मिले हुए हैं कंपनी का सामान खरीदने के लिए, वो कभी भी उन कूपन का यूज़ कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा प्राइस और बढ़ जाएगा, तब कूपन तो उतने के मिले ही हुए हैं, तो क्या होगा जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कम अमाउंट को यूज़ करके भी उनको पास ज़्यादा सामान आ सकता है। तो इस तरीके से आईसीयू यहाँ पे वर्क करता है। तो इससे क्या होगा कि एक कंपनी अपनी सर्विसेज को ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकती है। और ये क्या है कि ग्लोबली ओपन है आईपीओ। क्या है आईपीओ की जिस कंट्री का उस कंट्री के लिए ही ओपन होता है, पर ये ग्लोबली आप पैसा यहाँ से इकट्ठा कर सकते हो, ग्लोबली ये चीज़ अवेलेबल है। सो आईपीओ आईसीओ में क्या है, आपको एक दो दिन की सारा प्रोसेस है, कोई रेगुलेटरी है नहीं, आप अपनी कंपनी की प्रमोशन करो, उसके क्रिप्टो करेंसी मुझे इतनी क्रिप्टो करेंसी इकट्ठी करनी है, और यूज़र्स तक आप एडवर्टीजमेंट करके, फेसबुक ऐड करके, मीन अलग अलग डिजिटल ऐड करके आप यूज़र्स को इम्प्रेस करो, यूज़र्स आएंगे और आपको पैसा देंगे और आप उसके बदले में उनको यहाँ पे वाउचर दोगे। सो ज़्यादा ना कोई मीन्स की, अगर आईपीओ की बात करें 3 साल या 5 साल का कोई रिकॉर्ड चेक करने वाला नहीं है। नई कंपनी भी है तो आप नई कंपनी का भी यहाँ पे आईसीओ निकाल सकते हो। और जो इन्वेस्टर हैं आपकी कंपनी के, अगर उनको आपका कॉन्सेप्ट पसंद आया, उनको आपके प्रोडक्ट्स खरीदने की इच्छा हो इन फ्यूचर, तो वो आपके यहाँ पे आईसीयू में पैसा लगा सकते हैं। तो होपफुली आपको क्रिप्टो करेंसी का जो भी ये इंट्रोडक्शन मैंने जो कोर्स बताया है, आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो फर्दर डेवलपर्स के लिए मैं क्रिप्टो करेंसी का अलग से कोर्स निकालने जा रहा हूँ। अगर आप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो इसमें ब्लॉकचेन में, तो मैं आपको सिंपल से थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट में आप जिस भी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, जिस भी डाटाबेस को आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको जिस भी ब्लॉकचेन में उसको एसोसिएट करना है, आपको बस उस ब्लॉकचेन की लाइब्रेरीज़ क्या हैं उन लाइब्रेरीज़ को देखना है और वहाँ से उनको उनकी लाइब्रेरीज़ को कॉल करना है। मोस्टली जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होती है वो जावास्क्रिप्ट, काफ़ी जावास्क्रिप्ट जो उसकी एसोसिएटेड लाइब्रेरी है वेब 3.0। आप एक बार देख लीजिए, वेब 3.0 एक लाइब्रेरी है, तो ये यहाँ पे यूज़ होती है। इसके साथ साथ इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम की एक डेवलपमेंट किट अलग से है। सो इथेरियम में जो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो एक लैंग्वेज में बनता है, तो वहाँ पे इथेरियम डेवलपमेंट किट में आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और
इसमें आप कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सीख सकते हैं। और एक और यहाँ पे अगर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इस यहाँ पे कि जो कंपनीज हैं, अगर एक कंपनी चाहती है कि मैं इसमें आना चाहती हूँ ब्लॉकचेन में, पर कंपनीज क्या कहती हैं कि मुझे पब्लिकली अपना डाटा नहीं करना, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, ग्लोबल कंपनी है मेरा अपना एक अलग से ब्लॉकचेन होना चाहिए। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं वो चाहती हैं कि उनका अलग से ही ब्लॉकचेन होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए इसको हम बोलते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन, और प्राइवेट ब्लॉकचेन यहाँ पे सपोर्टिव है। सो जब भी हम प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो एक कंपनी की ग्लोबल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अगर कंपनी ग्लोबली एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हम उनका ब्लॉकचेन यहाँ पे बना सकते हैं। तो उस ब्लॉकचेन बनाने के लिए भी यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। तो जब मैं इन फ्यूचर मैं इसके प्रोग्रामिंग रिलेटेड जब मैं वीडियो बनाऊंगा या ट्रेनिंग कोई होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो थैंक्स। आपको आई थिंक ब्लॉकचेन के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो पसंद आई हो और आपको ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगी हो और फर्दर इसके आगे बढ़ना चाहते हो तो होपफुली गूगल में आप बहुत सारा कुछ ओपन सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस इसके ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अब सब कुछ यहाँ इसको सर्च कर सकते हैं। तो मेरा बस यही काम था कि मैं एक आसान तरीके से आपको ये समझा सकूँ कि ये सारी टेक्नोलॉजी है क्या।